नमस्कार, मैं हूं अमिताभ ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज का दिन बेहद खास है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र और झारखंड में मतगणना का काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सबकी निगाहें बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों पर लगी हुई है। ये खास इसलिए है क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले इन 4 सीटों पर हुए उपचुनाव को एक तरह से कहें तो यह सेमीफाइनल माना जा रहा था कि जो इस सेमीफाइनल को जीतेगा वही फाइनल में उसका मुकाबला मजबूत होगा। लेकिन आज जो 4 सीट पे चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, जो वहां मतगणना का काम चल रहा है, वो काफी चौंकाने वाला है। क्योंकि इन चारों सीटों को हम देखें तो महागठबंधन जो झारखंड में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वो बिहार में बिल्कुल फेल होता हुआ दिख रहा है अभी तक के जो रुझान और जो मतगणना का काम चल रहा है। आपको बता दें कि बिहार में 4 विधानसभा की सीटें इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ में उपचुनाव हुए थे। और इन चारों जो सीट हैं ये जो चारे सीट है वो इसलिए उपचुनाव हुए थे क्योंकि यहाँ से जो स्थानीय विधायक थे वो सांसद चुने गए थे। जैसे इमामगंज में जीतन राम मांझी वहाँ के विधायक थे, वो गया के सांसद चुने गए तो वहाँ का सीट खाली हुआ। बेलागंज से सुरेंद्र यादव वहाँ के विधायक रहे थे, वो जहानाबाद के सांसद चुने गए तो उसके चलते वहाँ चुनाव हुआ। तरारी विधानसभा से सुदामा प्रसाद वहां पे थे, लेकिन उनके आरा से सांसद चुने जाने के बाद वो सीट खाली हुआ। जबकि रामगढ़ में सुधाकर सिंह जो बिहार के आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बड़े बेटे हैं, उनके बक्सर के सांसद चुने जाने के बाद वो सीट वहां पे खाली हुआ था। अब लड़ाई काफी दिलचस्प थी और दोनों ही गठबंधन ने यहाँ अपनी पूरी शक्ति झोंकी थी। इमामगंज से हम अगर बात शुरू करें तो वहाँ जीतन राम मांझी की वो सीट थी, इसलिए वो एनडीए की तरफ से उनकी बहू दीपा मांझी को वहां से जीतन राम मांझी ने उम्मीदवार बनाया था। लड़ाई वहां दिलचस्प हो गई थी। हाँ, ये अभी की अगर हम बात करें तो इन चारों चुनाव में सबकी नजरें टिकी हुई थी जनसुराज पार्टी को लेकर भी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी के का ऐलान किया था और उसके बाद जब 4 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई तो इन चारों सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार दिए थे और उनका दावा था कि जनसुराज एक बड़ा फैक्टर बनेगा और इन चारों सीटों पर उनकी जीत होगी। लेकिन जो अभी तक की जो गणना आ रही वहां हर जगह पे चारों सीटों पर देखे तो उनके उनके जो कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल पीछे चलते दिख रहे हैं। अब उन्हें कितना वोट आता है ये तो शाम तक पता चल पाएगा, लेकिन वो चारों सीटों पर कोई फैक्टर नहीं बन पाए हैं। फिलहाल हम बात करें अगर इमामगंज की, तो इमामगंज से दीपा मांझी वहां से एनडीए के उम्मीदवार बनी थी और वहां से आरजेडी ने वहां से रोशन मांझी को अपना उम्मीदवार बनाया था। शुरुआती दौर में 3 दौर तक तो रोशन मांझी आगे चलते रहे, लेकिन उसके बाद दीपा मांझी ने निर्णायक बढ़त बनाते हुए और लगभग वहां 10 से 11 राउंड की गिनती हो चुकी है और दीपा मांझी वहां से जीत के करीब पहुंच चुकी है। तो यहाँ से आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है। दूसरे सीट जो बेलागंज, जो गया जिले में ही, गया संसदीय इलाके में ही पड़ता है, बेलागंज से सुरेंद्र यादव, आप समझ जाइए कि 7 विधानसभा चुनाव यानी कि लगभग 34 साल से उनका वहां बेलागंज पे कब्जा था। कोई उम्मीदवार आज तक वहां पे अपना खाता नहीं खोल पाया था। तो सुरेंद्र यादव ने इस चुनाव में आरजेडी ने सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था, क्योंकि ये आरजेडी का ऐसा अभेद किला था जिसे कोई ध्वस्त नहीं कर पाता था। लेकिन यहाँ से जेडीयू ने मनोरमा देवी जो एमएलसी भी रही है पार्टी की 2 बार और विंदी यादव की पत्नी है, मनोरमा देवी को अपना उम्मीदवार बनाया था और जो लड़ाई हुई काफी कांटे की रही। और आज जो मतगणना का दौर चला तो मतगणना के दौर में शुरू से ही बढ़त बनाई रखी मनोरमा देवी और लगभग उनकी भी जीत यहाँ से तय मानी जा रही है। यहाँ एक फैक्टर प्रशांत किशोर के जो पार्टी थी जनसुराज, उसके जो कैंडिडेट थे मोहम्मद अमजद, वो जरूर रहे हैं। मुस्लिम वोटों को जो यहाँ माई समीकरण था वो पूरी तरीके से तोड़ने में मोहम्मद अमजद यहाँ से सफल रहे थे। हालांकि यहाँ पे मुसलमानों का काफी वोट जेडीयू के खाते में भी गया था, क्योंकि मैं खुद गया था बेलागंज के जिस दिन वोटिंग चल रही थी तो कई जगह पर ये साफ तौर पे दिखा था। और दूसरी बात, एक नाराजगी जो थी सुरेंद्र यादव को लेके वो भी यहाँ पे साफ तौर पे दिखने को मिला। हालांकि आरजेडी ने पूरी ताकत झोंकी थी। उपचुनाव के पहले हिना साहब को, जो लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि मुस्लिम मतदाता आरजेडी से दूर जा रहे थे, तो हिना साहब को जोड़ा गया। हिना साहब खुद तो नहीं गई थी बेलागंज में प्रचार करने, लेकिन साहब मोहम्मद साहबुद्दीन जो मरहूम है उनके बेटे, वो जरूर ओसामा साहब वहां पे चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे और वहां पर वो तेजस्वी यादव के साथ कई मंच सभाएं उन्होंने की थी, लेकिन उसका भी कोई खास असर वहां पे देखने को नहीं मिला। तीसरी जो सीट थी तरारी, भाकपा माले का गढ़ कहा जाता था तरारी को,
यादव सबसे ज़्यादा संख्या में वहाँ पे थे। और उसके बाद वहाँ से लगातार सुदामा प्रसाद जो वहाँ से विधायक थे, उनके आरा के सांसद चुने जाने के बाद इस सीट पे उपचुनाव हो रहा था। लेकिन यहाँ से बीजेपी ने यहाँ से बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को अपना उम्मीदवार बनाया था। और लगातार इस ये माना जा रहा था कि लड़ाई काफी यहाँ कांटे की है। और आज जब मतगणना का काम शुरू हुआ, मतगणना का दौर शुरू हुआ था, उस दौरान भी ये लड़ाई दिख रही थी। लेकिन तीसरे चौथे राउंड आते आते जहां राजू यादव जो भाकपा माले के वहां से उम्मीदवार थे वो आगे चले थे, उसके बाद वो लगातार पिछड़ते गए। और वहां से भी अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है विशाल प्रशांत जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके लिए। जबकि हम रामगढ़ की सीट की अगर बात करें तो यहाँ तो लड़ाई काफी दिलचस्प रही। जितनी दावेदारी सुधाकर सिंह, यहाँ लगातार उनके कई विवादित बयान भी सामने आए थे, मारने काटने की बात भी वायरल भी हुआ था, उनका बयान वायरल हुआ था। और यहाँ पर आरजेडी की साख जुड़ी हुई थी, क्योंकि एक तरफ जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरा साख था यहाँ सुधाकर सिंह का। और उनके बाद उनके बेटे जो जगदानंद सिंह के छोटे बेटे हैं अजीत सिंह को यहाँ से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। तेजस्वी यादव ने कई सभाएं वहां की थी, लंबा लंबा रोड शो किया था, लेकिन यहाँ भी कोई फैक्टर दिख नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ जो लड़ाई शुरू से रही वो बीएसपी के सतीश प्रसाद सिंह और बीजेपी के अशोक कुमार सिंह के साथ रहा। आज भी जब मतगणना का दौर चल रहा था सुबह से, तो लगातार 3 से 4 राउंड तक जो है जो अशोक कुमार सिंह थे बीजेपी के उम्मीदवार जो वहां पे थे, वो पीछे चल रहे थे और बीएसपी वहां से अपनी बढ़त बनाई हुई थी। लेकिन उसके बाद से फिर वो बढ़त जो है कम होने लगी और वहां भी बीजेपी फिलहाल अभी बढ़त बनाई हुई है। तो देखें तो इन चारों सीटों को अगर हम देखते हैं तो इसका काफी इम्पैक्ट आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें देखने को मिलेगा। क्योंकि नीतीश कुमार के साथ है कि वो जिस पार्टी में जाते हैं उसका जो परफॉर्मेंस वो बेहतर होता है। तो इस उपचुनाव में भी वो साफ तौर पे दिख रहा है नीतीश कुमार का फैक्टर। और निश्चित तौर पर जो स्ट्राइक रेट हम कहेंगे एनडीए का, तो वो 100% रहा है। और यहाँ पे आरजेडी सहित जो एनडीए गठबंधन के जो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, उन्हें झटका जरूर लगेगा। क्योंकि इन 4 सीटों पर अगर हम तरारी की सीट को भाकपा माले को छोड़ दे तो बाकी जो 3 सीट थे वहां आरजेडी के उम्मीदवार ही वहां मैदान में थे। तो ये एक बड़ा झटका है तेजस्वी यादव को और उनकी पार्टी के लिए कि इस उपचुनाव में जनता ने उन्हें पूरी तरीके से नकार दिया है। हालांकि इस पर भी चर्चा चलेगी, क्योंकि अब देखने वाली बात हुई कि अगले साल जब विधानसभा चुनाव होने वाला है तो फिर एक स्ट्रेटजी तक होगी। ये जो जीते हैं वो 1 साल से भी कम समय उन्हें रहेगा, क्योंकि अगले साल नवंबर में चुनाव होने हैं। तो इस ख्याल से अगर हम देखें, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट दिख रहा है, जो दावे किए जा रहे थे लगातार इंडिया गठबंधन के तरफ से कि चारों सीट हम जीतेंगे और यहाँ पे हमारी प्रचंड जीत होगी, तो वो यहाँ पे नहीं दिखता आ रहा है। और ये आने वाले बिहार की राजनीतिक जो परिदृश्य है उसे बदलने में काफी सहायक होगा। और निश्चित तौर पर जो एनडीए गठबंधन की जो रणनीति रही है इन सीटों को लेकर, वो काफी मुफीद समझी जा रही है। हाँ, एक और बात जो प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर था, जितना दमखम जो दावे उनके तरफ से किया जा रहा था और जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा था, एक बड़ा फैक्टर होगा, एक बड़ा जो विकल्प इंडिया और इंडिया गठबंधन के बीच का विकल्प के रूप में उभरेंगे, तो वो नहीं दिख रहा है। इन चारों चुनाव परिणाम जो चारों सीटों पर जो मतगणना और चल रहा है वहां पे उनका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है।